हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेटा फ्लेयर STL के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर बात होगी हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को लेके। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन C++। और क्या होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, पूरे कॉन्सेप्ट को यहां पर आज हम समझने वाले हैं। एंड इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरव्यू रूम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन STL से रिलेटेड इंटरव्यू रूम में भी पूछे जाते हैं। और यदि आप अपनी प्रोग्रामिंग को सिंपल वे में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं C++ में, देन STL इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, राइट। अब कैसे होगी प्रोग्रामिंग सिंपल STL को यूज करके, या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती क्या है। लेकिन आप इस पूरे वर्ड को अगर आप समझेंगे ना, इस पूरे वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट। नया कोर्स, नई टेक्नोलॉजी, नई उमंग, नया जोश, एक्साइटेड है या नहीं है? और यदि है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब हम किसी कोर्स को शुरू करते थे ना, तो बॉस एक्साइटमेंट लेवल एकदम 100% टॉप पे था। आपका एक्साइटमेंट लेवल कितने परसेंटेज है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए मुझे। तो यहां पर आप देखिए, इस पूरे टॉपिक को या पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने का सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट नो द टेम्पलेट कॉन्सेप्ट इन C++, राइट। इसीलिए मैंने यहां डेफिनेशन के पहले आपको यहां पर मैं प्री रिक्विजिशंस बता रहा हूं कि यदि आप टेम्पलेट लाइब्रेरी को समझना चाहते हैं तो आपको किस छोटी छोटी चीजों का नॉलेज प्रायर रिक्वायरमेंट है। वन, यू शुड नो द C++ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप C++ में STL पढ़ रहे हैं, सो दैट you know the C++ concept like class, object, okay, then knowledge of template in C++, ठीक है, कि टेम्पलेट क्या होता है, जेनेरिक क्लासेस क्या होती है। याद है हमने C++ के कोर्स में पूरा टेम्पलेट बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यदि आपने टेम्पलेट नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, पहले आप टेम्पलेट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप STL लाइब्रेरी को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि विदाउट टेम्पलेट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड STL, राइट। क्योंकि रीजन इज दैट यहां पर आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मिलेंगी। अगर वो टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं, दैट मींस यू मस्ट नो द टेम्पलेट कॉन्सेप्ट इन C++। तो कोई दिक्कत नहीं है, C++ का पूरा कोर्स डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप प्लीज उसमें से जो टॉपिक आपको लगता है कि आपके तैयार नहीं है, आप उनको पहले रेडी कर लिए, देन स्टार्ट STL, राइट। एंड देन यू नो a little bit knowledge about the data structure like stack, queue, linked list। हालांकि डोंट वरी, मैं यहां पर आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर यू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिटिल बिट, सो दैट STL इज वेरी मच इजी फॉर यू। लेकिन यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, जब मैं यहां पर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन पे हम आएंगे, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए, व्हाई वी शुड गो फॉर एन STL व्हेन वी ऑलरेडी नो द C++ कॉन्सेप्ट। कि सर हमने इतना C++ पढ़ा है, जहां पर हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, कलेक्शन, अरे, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अब ये STL हमारे लिए क्या नया लेके आएगा? तो STL बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट यहां पर आपके लिए लेके आता है, या आपको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ऑप्शन देता है प्रोग्रामिंग में, राइट। तो अब ये एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, आप समझिए STL का। तो अगर मैं STL को डिफाइन करूं, है ना, इसको थोड़ा सा डिफाइन हम करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, STL प्रोवाइड सर्टेन टूल्स, ठीक है। देयर आर सर्टेन टूल्स अवेलेबल इन C++ टू परफॉर्म कोड फास्टली, इफिशिएंटली एंड जेनरिक मैनर। अब इसमें देखिए, फास्टली, इफिशिएंटली एंड जेनरिक सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि STL में जितनी भी क्लासेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं, STL के जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, दिस ऑल आर द जेनरिक कॉन्सेप्ट। ये सारे जेनरिक कॉन्सेप्ट है। जेनरिक मतलब क्या? अगर आपने टेम्पलेट पढ़ा है तो यू नो, जेनरिक मतलब हम उन क्लासेस को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर रिमेंबर। तो यहां पर आप देखिए, हमने C++ में टेम्पलेट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वंस यू कैन डिफाइन अ टेम्पलेट, जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, सपोज दिस इज माय क्लास टेस्ट, और इस क्लास टेस्ट में सपोज अगर एक वेरिएबल है इंटीजर a, ठीक है, देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड इंटीजर n। तो यदि मैं इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, सपोज करिए अगर ये क्लास मैंने बनाई है, और अगर इस क्लास में मैंने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया
सो दैट दिस क्लास इज अ डेटा टाइप डिपेंडेंट क्लास। कि अब इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, मान लो अगर मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, दिस कंस्ट्रक्टर रिसीव्स एन इंटीजर पैरामीटर, ओके, और ये इंटीजर पैरामीटर आपने m में असाइन कर दिया। याद करो यार टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट। तो मैं बोलूंगा बॉस ये क्लास डेटा टाइप डिपेंडेंट है, इसलिए क्योंकि इस क्लास के अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा, सो दिस ऑल 10 ऑब्जेक्ट विल ओनली पास एन इंटीजर वैल्यू। ये आपके सारे ऑब्जेक्ट इंटीजर वैल्यू को पास करेंगे। तो यहां पर फिर तो ये बात हो गई ना कि ये डेटा टाइप डिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास जेनेरिक क्लास बने, दिस क्लास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डेटा टाइप, क्योंकि बात ये हो रही है कि मुझे ऐसी क्लासेस चाहिए। अरे एक अरे मान लो अगर मैं इसको अरे बना देता हूं, नाउ इट इज एन अरे, तो अगर ये अरे है फॉर एग्जांपल, तो ये अरे तो फिक्स इंटीजर के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी का कोड भी बदलना पड़ेगा, लेकिन दिस अरे ओनली रिसीव्स द टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि ये क्लास इस तरीके से बने जिसके ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप ऑफ डेटा को लेकर डिफाइन हो, कि समटाइम्स वी वांट इंटीजर वैल्यू, समटाइम्स वी वांट कैरेक्टर वैल्यू, मुझे डेसिमल वैल्यू पास करना है, तो मेरे बच्चे हमने इसीलिए C++ में कॉन्सेप्ट पढ़ा था टेम्पलेट, कि जहां पर हम डिफाइन कैसे करते हैं टेम्पलेट क्लास T। ठीक है, और फिर यहां पर आप इस n को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर ना करके टी टाइप का डिक्लेयर कर दो। अगर आप इसको पैरामीटर फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं तो आप इसको टी टाइप का बना लीजिए, राइट। तो यदि मैंने अब इस क्लास को टेम्पलेट के साथ डिक्लेयर किया है, सो नाउ दिस इज अ जेनेरिक क्लास। अब ये जेनेरिक क्लास है, जेनेरिक इन द सेंस नाउ दिस क्लास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप। तो टेम्पलेट जो अभी हम STL लाइब्रेरी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये STL लाइब्रेरी आपको इस तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करेंगी जो डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज करेंगे। like the class like tree, the class like linked list, the class like stack, vector, ठीक है, the class like map, list। लेकिन ये सारी की सारी क्लासेस अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन के ऑप्शन हमें देती है। स्टैक बोलता है कि बहुत देयर इज अ रूल जिससे आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू बोलता है देयर इज अ रूल जहां पर आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लिंक लिस्ट बोलता है नोट फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन होगा। ट्री बोलता है ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन होगा। लिस्ट बोलता है डायनेमिक फॉर्मेट में अरे आपका डेटा कलेक्शन करेगा। लेकिन ये सारी क्लासेस एक बात कॉमनली करती हैं, दिस ऑल आर द जेनेरिक क्लासेस। ये सारी की सारी जेनेरिक क्लासेस जो अभी हम डेटा कलेक्शन के लिए HTML में पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी तक हमने C++ में ये पढ़ा है कि यदि मुझे डेटा कलेक्शन करना है, सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, और वो भी हमारा स्टैटिक अरे होता है। लेकिन अगर मुझे देयर आर डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डेटा, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आप थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर जानते हैं तो आपको पता होगा डेटा कलेक्शन के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। स्टैक फॉर्मेट में हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्यू फॉर्मेट में हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, लिंक लिस्ट फॉर्मेट में हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, ट्री, वेक्टर, लिस्ट, ये सारे इंप्लीमेंटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है HTML। लेकिन HTML का यह कहना है कि ये सारी क्लासेस डेटा कलेक्शन करेंगी। स्टैक क्लास स्टैक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करेगा, क्यू फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन दिस ऑल आर द जेनेरिक क्लासेस। ये सारी की सारी जेनेरिक क्लासेस है। व्हाई इट इज जेनेरिक? क्योंकि मुझे डेटा टाइप डिपेंडेंसी नहीं रखना है। तो इसका मतलब है ये सारी क्लासेस अगर जेनेरिक हैं, मतलब द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्लासेस आर टेम्पलेट, कि ये सारी क्लासेस C++ में टेम्पलेट को यूज करके बनाई गई है। लेकिन अभी आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्लास अभी मैंने बनाई है कि दिस इज माय डिफाइंड क्लास, है ना, ये मेरी अपनी एक टेम्पलेट क्लास है जो कि मैंने जेनेरिक बनाई है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे HTML में इस तरीके की एम्पल्स ऑफ क्लासेस मिलने वाली है जो मुझे अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन के ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। दिस आर द जेनेरिक क्लासेस, राइट। यार इस कोर्स को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और वो ये कि इस कोर्स का पूरा एक कोर्स करिकुलम है जो आप लोगों को डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हमने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम हर टॉपिक में डिटेल में जाके बात करें, विद इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ बात करें, या आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इंपॉर्टेंट या डीप डाइव, राइट। तो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। सेकंड, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड, मतलब द कोड परफॉर्मेंस इज फास्टली क्यों? बिकॉज देयर इज नो नीड टू राइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड टू स्टोर द डेटा। यहां पर हमें इटरेशन के कॉन्सेप्ट अभी मिलने वाले हैं, कंटेनर के बारे में भी हम बात करेंगे।
ठीक है। तो ये पूरा STL डेटा कलेक्शन की बात करता है, डेटा इफिशिएंट वे में कलेक्शन करने की बात करता है, ठीक है। डायनेमिक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन की बात करता है, इफिशिएंट मैनर क्यों? क्योंकि आप देखो, यदि मान लो आप एक अरे बनाते हो, तो यदि आपका अरे आपने डिक्लेयर किया है C++ में, सो यू मस्ट डिफाइन द साइज ऑफ दिस अरे। और यदि मान लो आपने साइज डिक्लेयर कर दी 100 और आपने डेटा एलिमेंट दिए 20, तो रिमेनिंग 80 की मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाएगी। यदि आपने अरे डिक्लेयर किया 20 का और रन टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 नहीं 30 एलिमेंट स्टोर करना है, सो देयर इज नो ऑप्शन बिकॉज अरे साइज आपने पहले से फिक्स कर दी है। लेकिन यहां पर STL आपको इस तरीके से डेटा कलेक्शन के ऑप्शन देगा, लाइक लिस्ट जो कि डायनेमिक अरे क्रिएट होगा, वेक्टर जो कि आपको डायनेमिक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, सो दैट द इफिशियंसी इज दैट कि रन टाइम पे अगर आपको 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो आपका कलेक्शन भी 10 एलिमेंट को ही स्टोर करेगा। दैट इज नो नीड टू डिक्लेयर array with the previous size. This type of concept you will find in STL. तो ये आपको STL इस तरीके की लाइब्रेरी सपोर्ट करेगा, ओके। लेकिन यहां पर आप देखिए, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द STL, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ STL। फिर एक एक करके हम STL के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्री रिक्विजिशन मैंने अभी आपको बताई है, ओके। लेकिन यहां पर अब आप अगर इसको समझें तो एक्चुअली STL आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स कि STL ने आपको अलग अलग टाइप ऑफ कंपोनेंट दिए हुए हैं और एक्चुअली हम इन कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कंटेनर। यू नो व्हाट इज कंटेनर? एक बड़े जनरल फॉर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूं, भूल जाइए प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। कंटेनर मतलब जो कलेक्शन कर रहा है ना, अपन बोलते हैं दिस इज द कंटेनर। तो उसी तरीके से यहां पर आपको डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स मिलेंगे। We have a container, इन सबको कंटेनर बोला, लाइक अरे देयर इज अ कंटेनर, लिंक लिस्ट देयर इज अ कंटेनर, ट्री देयर इज अ कंटेनर, वेक्टर देयर इज अ कंटेनर। और आप देखिए तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि डेटा को जब मेमोरी में सेव किया जाता है तो उसके कितने तरीके अलग अलग हो सकते हैं ताकि आपका डेटा इफिशिएंट मैनर में सेव हो और जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आपके लिए डेटा इजीली अवेलेबल हो। यह तरीका होता है डेटा को मेमोरी में रखने का। आप सोचिए कि बॉस, आज अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उस एप्लीकेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा। और डेटा को जब हम कलेक्ट करने की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉक अबाउट 10, 20, 50, 100, 200, 500 डेटा, we'll talk about bulk amount of data। तो STL को यूज ही तभी हम करते हैं when we want to perform in operations on bulk amount of data, कि जहां पर आपके पास 50,000 डेटा है, 1 लाख डेटा है। अब आप सोचिए, यदि आप नॉर्मल C++ की कोडिंग की बात करें एंड आई एम गिविंग यू 1 लाख ऑफ डेटा, मैंने आपको बोला ये 1 लाख स्टूडेंट के रोल नंबर है। अब आप सोचिए आपकी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी कहां खत्म होगी, मतलब कहां जाएगी। While if the same time if you are going to use the STL container, तो ये आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे, like you can store the data in LIFO format, last in first out, you can store the data in FIFO format, linked list format, tree format, map format। डेटा कलेक्शन डुप्लीकेसी चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि आप देखिए जब डेटा कलेक्शन होता है तो यहां पर एक ऑप्शन ये भी आता है कि आपको डुप्लीकेट डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहां पर आपको इस तरीके के कलेक्शंस मिलेंगे, कंटेनर मिलेंगे जो आपके लिए डुप्लीकेसी अवॉइड करेंगे। मतलब आपको कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। जनरली मैं आपको बोलता हूं चलिए एक प्रोग्राम बनाइए एक अरे को लेके जिसमें मुझे डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, तो यू हैव टू राइट ए स्पेसिफिक कोडिंग फॉर दैट। लेकिन यहां पर STL में देयर इज नो नीड टू राइट द कोड, यू हैव अ कलेक्शन ऑफ टाइप दिस कि जो आपको डुप्लीकेसी अलाउड नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा हैशिंग फॉर्मेट में स्टोर करना है, देन हैश टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। तो दिस ऑल आर नथिंग बट द कंटेनर। ये मेरे लिए क्या है, कंटेनर। सेकंड अगर हम बात करें एल्गोरिथम, अब ये एल्गोरिथम देखिए, कंटेनर मतलब क्या समझ में आया, दिस आर द कंटेनर। ये मैंने कुछ अभी नाम लिखे हैं, लाइक वी हैव एन अरे कंटेनर टू स्टोर द डेटा, वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट विद द STL। और ये इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। यदि आप में से किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है यूजिंग C या यूजिंग C++, तो ये सारे कोड आप खुद से लिख के आ रहे हैं। अभी आपने स्टैक खुद का इंप्लीमेंट किया, आपने लिंक लिस्ट के कोड लिखे, आपने क्यू बनाया, आपने DQ बनाया, आपने सर्कुलर क्यू बनाया, आपने ट्री की प्रोग्रामिंग की, आपने वेक्टर डिजाइन किया, बट नाउ देयर इज नो नीड टू राइट दिस। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ वेक्टर एंड हाउ वी कैन यूज दिस वेक्टर। ओके, तो बात करेंगे जब डायनेमिक अरे क्रिएट करना होता है, अरे एट द रन टाइम, सो दैट वी विल गो फॉर द वेक्टर कॉन्सेप्ट।
मतलब मैं एक एक टॉपिक को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। मैप, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, लिस्ट, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो दिस इज व्हाट द कंटेनर, एंड कंटेनर मींस वो एक्चुअली यूज टू कंटेन द डेटा। एंड रिमेंबर अगेन, दिस ऑल कंटेनर आर जेनेरिक टाइप, मतलब इनके लिए कोई स्पेसिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका डेटा इंटीजर होगा तभी वो अरे में कलेक्ट होगा, या आपका डेटा इंटीजर होगा तभी आप उसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऑल दिस कंटेनर आर जेनेरिक टाइप, मतलब any type of data you can use for this container. This is the biggest important and the most important and interesting concept about this STL library. तो लाइब्रेरी का मतलब आप समझिए, लाइब्रेरी मतलब जहां आपके पास कलेक्शन है, हम बोलते हैं ना बुक्स की लाइब्रेरी है, सो यू हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ बुक्स। तो वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जो टेम्पलेट से डिजाइन हुई है, मतलब जेनरिक है, जो आपको डेटा कलेक्शन से लेके एल्गोरिथम से लेके इटरेशन तक के कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है। तो कलेक्शन समझ में आया, कंटेनर समझ में आया। अब सेकंड पार्ट आता है एल्गोरिथम। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इमेजिन करिए, मैं आपको बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम इन सी टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे यूजिंग बाइनरी सर्च। याद आया प्रोग्राम? अगर आपने सी पढ़ा है, आपने C++ पढ़ा है, तो आपको याद होगा बाइनरी सर्च का कोड। एक बाइनरी सर्च इज व्हाट? इट इज एन एल्गोरिथम। हमने पढ़ा है बाइनरी सर्च मतलब जहां पर हम एक वेरिएबल टॉप पे डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल बॉटम पे डिक्लेयर करते हैं, फिर मिडिल पोजीशन निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। सॉर्टेड एलिमेंट हमें चाहिए बाइनरी सर्च के लिए, तो सॉर्टिंग याद कर लो। चलो, सॉर्टिंग क्या है? एल्गोरिथम से। बाइनरी सर्च क्या है? एल्गोरिथम से। ठीक है, सॉर्टिंग के भी अलग अलग टाइप हमने पढ़े, लीनियर सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, राइट। लेकिन जब हम इनको C या C++ में पढ़ते थे, अभी तक नो डाउट पढ़ेंगे अभी भी C++ में, लेकिन इसके पहले जब हमने बाइनरी सर्च पढ़ा तो हमने अराउंड 30 to 35 लाइन ऑफ कोड लिखा। हमने सॉर्टिंग पढ़ा तो हमने हमारा खुद का कोड लिखा सॉर्टिंग करने के लिए। बट नाउ इन STL यू हैव अ डायरेक्ट इंप्लीमेंटेड मेथड्स। अब आपको कोई बाइनरी सर्च का कोड नहीं लिखना है, कोई सॉर्टिंग का कोड नहीं लिखना है, कोई रिवर्स ऑफ एलिमेंट का कोड नहीं लिखना है, कोई काउंटिंग का कोड नहीं लिखना है। दिस ऑल एल्गोरिथम्स आर इंप्लीमेंटेड इन दिस STL लाइब्रेरी। You have an inbuilt method called binary search, you have an inbuilt method called sort method, you have an inbuilt method for reverse the element of collection। ये सारी मेथड आपको यहां पे इनबिल्ड मिलेगी, एंड these are nothing but the algorithm given by STL के एल्गोरिथम आपको मिलेंगे सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, रिवर्स के लिए, काउंटिंग के लिए, एंड देयर आर मेनी मोर एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल। ये तो मैंने केवल अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए, जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तब हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आपको कोई कोड नहीं लिखना है। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस STL। तो यही मैं आपको बोलता हूं, देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखें ना, तो दो पर्पस के लिए सीखें, दो चीजों के लिए सीखें, एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए। अब कंपनी में जाने के लिए आपको बाइनरी सर्च का लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बाइनरी सर्च का कोड लिखवाएगा इंटरव्यू में। लेकिन वंस यू गेट द जॉब, अब अगर कहीं प्रोजेक्ट में बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन है, तो वहां 32 लाइन 50 लाइन का कोड नहीं लिखना है। डायरेक्टली STL लाइब्रेरी को यूज करो, इसके बाइनरी सर्च फंक्शन को यूज करो और अपना कोड आगे बढ़ाओ। That is what the biggest important concept about this, right? लेकिन कंपनी में जाने के लिए आपको बाइनरी सर्च का लॉजिक भी पता होना चाहिए, जो आपने C++ में पढ़ा है। लेकिन यहां पर आपको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, फास्टली इंप्लीमेंट करना है। अब अगर आप कोडिंग लिखने जाओगे तो योर एप्लीकेशन इज अननेसेसरी टेक टाइम। तो वहां पर आपके पास STL में लाइब्रेरी में फंक्शंस मिलेंगे, इनबिल्ड फंक्शंस मिलेंगे, डायरेक्टली यूज दिस फंक्शन। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो STL को हम C और C++ के बाद पढ़ते हैं कि वंस यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट। अब जब पढ़ते हैं ना STL, तो सर पकड़ लेते कि अरे कितना कोड तो सर खुद से लिख के आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा है जो कोड लिखा है, ताकि आपको पता होगा कि जब यहां पर आप बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करोगे, देन व्हाट द लॉजिक एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड। जब यहां पर आप सॉर्टिंग को यूज करोगे तो आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है। बच्चे मार यहीं पे खाते हैं कि वो डायरेक्टली STL पढ़ लेते हैं, देन डोंट नो द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अबाउट दिस। लेकिन इंटरव्यू में अगर उनसे कोड पूछ लिया तो आप डायरेक्टली वहां STL का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, नो डाउट STL इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन यदि आपने बाइनरी सर्च बोला तो वो आपसे बोलेगा ओके लेट मी नो द कोडिंग ऑफ दिस बाइनरी सर्च, व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ दिस बाइनरी सर्च। तो यू मस्ट नो दिस एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको यहां पे मिनिमम मिलेगी, ओके, बट यू नो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो ये सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स आपको मिलेंगे। देन वी हैव इटरेशंस। आपको पता है इटरेशन क्या होता है? इटरेशन मतलब कि बॉस किसी भी कलेक्शन पे,
मतलब अगर आप देखिए, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, भूल जाइए अभी ये डेफिनेशन, आपने अरे पढ़ा है। नाउ टेल मी, क्या अरे का प्रोग्राम बिना लूप के बन सकता है? सोचिए, क्या अरे पर आप बिना लूप के काम कर सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं। अरे में डेटा स्कैनिंग करना है तो लूप लगाना पड़ता है, अरे में सर्चिंग करना है तो लूप लगाना पड़ता है, और यही लूप तो इटरेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं अरे के एलिमेंट रिवर्स करके प्रिंट करो, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। अरे के एलिमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करो, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट हियर यू हैव एन इनबिल्ड इटरेटर। यहां पर आपके पास इनबिल्ड मेथड है, बिगिन मेथड, एंड मेथड, जो इटरेटर में आपको दी गई हैं, और जिनको यूज करके हम किसी भी टाइप के कलेक्शन पे, कोई भी कंटेनर, कलेक्शन मतलब कंटेनर, किसी भी कंटेनर पे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो मैप हो, चाहे वो ट्री हो, किसी भी टाइप के कंटेनर पे आप अपना इटरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरीके के इटरेशन की मेथड प्रोवाइड करता है। इजंट इट ग्रेट कॉन्सेप्ट? कोई लॉजिक नहीं लिखना है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द इटरेटर ऑन योर कंटेनर सो दैट यू कैन गेट योर एलिमेंट। क्योंकि आप देखिए, मतलब आप थॉट लीजिए कि आप बिना लूप के अरे का कौन सा प्रोग्राम बना सकते हो। काउंटिंग करना है तो आपको लूप लगाना है, सर्चिंग करना है तो आपको लूप लगाना है, अरे को प्रिंट करना है तो आपको लूप लगाना है, अरे को रिवर्स करना है तो आपको लूप लगाना है। तो अरे के अलावा और 10 ऑप्शन दे दिए एचटीएल ने। तो इन पे जब आप इटरेशन चलाओगे, जब आप लूप अप्लाई करोगे, सो बॉस यहां कोई लूप नहीं लगाना है आपको कि जो 0 इंडेक्स से लेके आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट तक चलाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, इटरेटर इज देयर सो दैट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई इटरेटर टू दिस कंटेनर और आपके डेटा एलिमेंट फैच होंगे। तो इटरेटर इज व्हाट? इट इज used to apply iterations in the collection object. It is an object that points to element of the container. It is just like a pointer, जो आपके कंटेनर के एक एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा। सपोज दिस इज योर कंटेनर, अब इस कंटेनर के आपको एक एक करके एलिमेंट फैच करना है। अरे बॉस कुछ मत करो, इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाओ, इटरेटर ऑब्जेक्ट इस पर अप्लाई करो, और ये इटरेटर आपको कलेक्शन में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने का ऑप्शन देगा। तो ये कंटेनर, इटरेटर, एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन है पूरा एचटीएल लाइब्रेरी, जहां आपको डेटा कलेक्शन के लिए कंटेनर मिलेंगे, जहां पर आपको उन पर एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग किस पे करते हैं आप? कलेक्शन पे ही करते हैं ना। तो कंटेनर आपके पास अवेलेबल है अलग अलग टाइप के, जो आपको डुप्लीकेसी, नॉन डुप्लीकेसी, हैशिंग फॉर्मेट, ट्री फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर जब इन पे आपको सर्चिंग, सॉर्टिंग अप्लाई करना है, सो डोंट वरी अबाउट द एल्गोरिथम, वो डायरेक्टली इनबिल्ड मेथड्स अवेलेबल है। यदि आपको इस पे इटरेशन चलाना है, क्योंकि सब कुछ कलेक्शन पे ही होगा, तो आपके लिए इटरेटर अवेलेबल है। एंड दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज व्हाट? एचटीएल। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करता है एचटीएल। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ में आया होगा, और अब इसके बाद हम एचटीएल के एक एक कंटेनर को डिटेल में पढ़ेंगे कि विल टॉक अबाउट लिस्ट क्या होती है, अरे किस तरीके से डिफाइन होगा, लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, वेक्टर क्या होगा, स्टैक क्या होगा, ऑल द टॉपिक, इटरेटर, सर्चिंग, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम, ऑल वी विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स। बस बने रहना है, पढ़ते रहना है, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहना है। ओके, और ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट टू लर्न ऑन VS कोड, मतलब एचटीएल का पूरा इंप्लीमेंटेशन हम VS कोड के साथ करेंगे, क्योंकि टर्बो C++ के जो इनिशियल वर्जन्स हैं दैट डू नॉट सपोर्ट द एचटीएल लाइब्रेरी, क्योंकि ये एचटीएल लेटर ऑन एडेड इन C++। तो यदि आप टर्बो C++ में काम कर रहे हैं, देन स्टार्ट टू, अगर आपके पास प्रीवियस एडिटर है, ठीक है, तो चेंज योर एडिटर विद द 3.0 एंड ऑनवर्ड्स वर्जन, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार कम टू द VS कोड, ठीक है, और VS कोड में आप एचटीएल को इंप्लीमेंट करें, सो दैट आपको कहीं भी कोई एडिटर वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे मुलाकात और बात करेंगे एचटीएल के आगे के कॉन्सेप्ट की। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ, बने रहिए इस कोर्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा।